Zitesh and today is a great day to learn English. तो फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जो कई बार स्टूडेंट्स को लर्नर्स को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मेरी आज इस क्लास के बाद, मेरे आज इस सेशन के बाद आपका सारा कंफ्यूजन, आपका सारा टेंशन खत्म होने वाला है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। मेरे टेंस के सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो पहला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको सबसे पहले इसके लॉजिक के बारे में बताता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में कहाँ पर अप्लाई होगा। पहले इसे समझिए ज़रा ध्यान से। देखिए, जब आप किसी से बातें करते हैं भविष्य काल के बारे में, जो ऐसा टाइम है आया नहीं है यानी भविष्य काल, और उसमें आप अनुमान लगाते हैं कि आप वो काम करेंगे, या हो सकता है कि आप कमिटमेंट दे रहे हैं, जो काम, जो एक्शन, जो क्रिया अभी हुई नहीं है, आप खाली ज़ुबान दे रहे हैं कि आप वो काम करेंगे, या किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसा करेगा, या एक ऐसा नेचुरल एक्शन बता रहे हैं जो होगा। जैसे आप अपने बारे में एक एक्शन बताते हैं कि आप दिल्ली जाएंगे, अभी आप गए नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली जाएंगे। आप एक अनुमान लगा के कह रहे हैं, फ्यूचर की बात में एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कल बारिश होगी, यानी कि अभी कल आया नहीं है, बारिश हुई भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं भविष्य काल में कि कल बारिश होगी। आप किसी थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में ऐसा एक्शन बता रहे हैं जो उसने किया नहीं है, वो करेगा। यानी कि आपने कहा कि मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझसे मिलेगा। तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो अभी हुआ नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट दी जा रही है या एक तरीके से प्रिडिक्शन की जा रही है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कि वो काम होगा या कोई वो काम करेगा। इस टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हिंदी में वाक्य बोले जाते हैं, यानी कि हमारी हिंदी भाषा में जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उन सेंटेंसेस के लास्ट में एक पहचान आ जाती है, और वो पहचान होती है गा, गे और गी। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर पहला एग्जाम्पल लीजिए, वह किताब पढ़ेगा, यानी कि पढ़ेगा, गा आ रहा है पीछे। वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे, खेलेंगे, गे आ रहा है पीछे। वह गाना गाएगी, गी आ रहा है पीछे। तो इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है दोस्तों, वो होती है गा, गे और गी। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान एक बार अगर आपको समझ में आ गई कि सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी यूज़ होता है, तो अगला स्टेप इससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और वो स्टेप है फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल को समझना। आज आपको एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जो आप आजीवन भर नहीं भूलेंगे। पूरे के पूरे चारों फ्यूचर टेंस में एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा विल। तो विल अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि जो टेंस है आपका वो फ्यूचर टेंस है, और आप बात कर रहे हैं भविष्य काल के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है यहाँ पर। तो 4 स्टेप यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग होती है हर एक टेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जो एक्शन को परफॉर्म करता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में देखिए 2 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं, विल और शैल, लेकिन आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मॉडर्न ट्रेंड में, स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं। और रिटन इंग्लिश में रिटन इंग्लिश में जब बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेटर्स या फॉर्मल मेल्स होते हैं, उसमें आई के साथ, यू के साथ शैल का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग इतना मान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल एप्लीकेबल है, और वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर मैं खेलने की बात कर रहा हूँ तो मैं प्ले यूज़ कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ तो मैं ईट यूज़ करूँगा, जाने की बात कर रहा हूँ तो मैं गो यूज़ करूँगा, आने की बात कर रहा हूँ तो मैं कम यूज़ करूँगा, और कोई काम करने की बात कर रहा हूँ तो मैं डू यूज़ करूँगा। तो बात बिल्कुल साफ है, मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जिस पे क्रिया होती है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जिस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये लास्ट में रिफ्लेक्ट कर रही है आइडेंटिफिकेशन, और रूल हम यूज़ करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, राजेश मार्केट जाएगा। सो राजेश विल गो टू मार्केट।
दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, वे क्रिकेट खेलेंगे। सो दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। वह गाना गाएगी। सो दोस्तों ये तीनों सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हम हमेशा अफर्मेटिव लेते आ रहे हैं, यानी कि अफर्मेटिव सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें काम होने की अफर्मेशन हो रही है। और आप कह रहे हैं कि राजेश मार्केट जाएगा, राजेश विल गो टू मार्केट, दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे, वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो क्लियरली इसमें ये आइडेंटिफिकेशन भी आ रही है और रूल का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल मैं वैसे कर रहा हूँ जैसा फॉर्मेशन में समझाया। आपको रूल्स में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है दोस्तों प्रश्नवाचक, यानी कि मैं सवाल पूछूंगा यहाँ पर, इन्हीं सेंटेंसेस को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या राजेश मार्केट जाएगा? क्या वे क्रिकेट खेलेंगे? क्या वह गाना गाएगी? इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनते हैं दोस्तों। एक WH फैमिली का यूज़ करके, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ। और दूसरी कैटेगरी होती है कि टेंसेस के सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक में कन्वर्ट कर देना। और इसका रूल बहुत सिंपल है, आप सिर्फ ये देखिए कि आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया, विल, और उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लेके आना है। तो यहाँ से विल हम आगे ले आएंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं पूछ लेता हूँ, विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी? इसका इंटेरोगेटिव बना दीजिए। क्या राजेश मार्केट जाएगा? विल को आगे ले आते हैं, विल राजेश गो टू मार्केट, और विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे? तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, सिर्फ एक बार लॉजिक समझने की देर है। तो ये था आपका दूसरी कैटेगरी, तो ये थी आपकी दूसरी कैटेगरी, दूसरा सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। और तीसरी कैटेगरी बनती है आई स्टैंड्स फॉर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि मैं सवाल तो पूछूंगा लेकिन नहीं के ढंग से पूछूंगा कि क्या राजेश मार्केट नहीं जाएगा? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे? और क्या वह गाना नहीं गाएगी? यानी कि प्रश्न तो है हमारे पास, लेकिन हम प्रश्न पूछ रहे हैं नहीं के ढंग से। और नहीं के लिए हमें नोट की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो आपने इंटेरोगेटिव बनाया उसमें जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको नोट लगा देना है। ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। क्या वह गाना नहीं गाएगी? विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या राजेश मार्केट नहीं जाएगा? विल राजेश नॉट गो टू द मार्केट? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले क्रिकेट? और लास्ट कैटेगरी है दोस्तों नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। आप जवाब नहीं में दे रहे हैं दोस्तों, आप मना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राजेश मार्केट नहीं जाएगा, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वह गाना नहीं गाएगी। तो उससे भी आसान रूल है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है दोस्तों। नोट लगा दीजिए, राजेश विल नॉट गो टू मार्केट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो राजेश मार्केट नहीं जाएगा, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। सो शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, या आप मॉडर्न इंग्लिश में कह सकते हैं शी वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग। ये भी बहुत ट्रेंड में है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये टेंस आपका फिनिश हुआ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस इन स्पीकिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपकी इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इस चैनल के थ्रू। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।